देखते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के एमसीक्यूज। ओके, तो पहला देखते हैं। ये हमारा टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स पे। टॉपिक्स तो ऐसे ही लिख दिए हैं, पर देखते हैं। अच्छा, मेन चीज़ क्या है कि सारे के सारे हमारे जो ये हैं, ये किसी ना किसी चीज़ के प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज ही हैं। सो टू इम्पिडेंसेस Z1 एंड Z2 दिया हमें कुछ इस तरीके से 8.66 प्लस 5J और 14.14 माइनस 14.14J आर कनेक्टेड इन सीरीज। इनको सीरीज में जोड़ दिया था। पावर फैक्टर ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन इज, तो ये इंपॉर्टेंट है। पावर फैक्टर हमारा हो गया cos फाइव। ओके, पावर फैक्टर का फॉर्मूला यहाँ मैं लिख देता हूँ, तो वो है cos फाइव। अब ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पावर फैक्टर इज cos फाइव। cos फाइव हमसे पूछा जा रहा है, उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए? फाइव पता होना चाहिए। ओके, और फाइव इज tan इनवर्स, जो हम इसका सम निकालेंगे उसका हमारा जो फेज निकलेगा वो। ओके, तो tan इनवर्स इमेजिनरी वैल्यू अपॉन रियल वैल्यू। तो सीधे सीधे करना है, क्योंकि सीरीज में है तो Z1 और प्लस Z2 कर देना। जैसे हमने Z1 प्लस Z2 किया, 8.66 हमारा ऐड हो गया 14.44 से, और हमारा 5J हमारा इससे सब्ट्रैक्ट हो गया 14.14J से। तो कुछ इस तरीके से आया। फिर ये क्या है? इमेजिनरी वैल्यू अपॉन रियल वैल्यू। तो 5 इज tan इनवर्स इमेजिनरी अपॉन रियल, उससे हमारा कॉस, उसमें मतलब फाइव आ गया, फाइव में कॉस फाइव कर देंगे तो हमारा 0.928 आगे कॉस फाइव, जो हमारा पावर फैक्टर है। तो ये हमारा कहाँ पे आ रहा है? डी ऑप्शन में आ रहा है। तो इस तरीके से सॉल्व किया है। उसके बाद आता है, ये थर्ड देख लेते हैं। हिंदी में है बट काम चल जाएगा, कि ओम का नियम कहाँ लागू होता है? ओम्स लॉ वेयर वैलिड होता है? सिर्फ चालकों पे, ओनली कंडक्टर्स पे वैलिड होता है ओम का लॉ। ये चीज है। उसके बाद आते हैं सेकंड पे। रजिस्टर ऑफ 100 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अ 50 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर एट 50 हर्ट्ज 200 वोल्ट सप्लाई। एक 100 ओम का हमारा कैपेसिटर है, उसको सीरीज में 50 माइक्रोफेरेड की कैपेसिटर से जोड़ा, ये सप्लाई दी। व्हाट इज द फेज एंगल एंड पावर फैक्टर? ओके, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। पावर फैक्टर तो हमको पता है 5 cos 5। सो फेज एंगल भी बताना है हमें। तो कुछ इस तरीके से है, ये 100 ओम, ये 50 माइक्रोफेरेड का, और ये हमारा सप्लाई। तो Z जो होगा वो इस तरीके से अगर होगा, क्योंकि यहाँ से बेसिक बेसिक चीज़ आगे चलती जाएगी, कि अगर Z इस तरीके से एक रजिस्टर और कैपेसिटर है तो R माइनस जे XC होगा, और अगर इंडक्टर है तो उसको हम R प्लस जे XL करके लिखते हैं। ओके, अगर इंडक्टर जुड़ा होता तो वो प्लस होता, और ये माइनस हो रहा है, तो ये हमारी कॉमन चीज़ है दोनों में। ये चीज़ हमने इस्तेमाल करी, तो इस तरीके से लिखा। अच्छा, XC क्या होगा? XC इज 1/2 FC होता है। XC के लिए डिनोमिनेटर होता है। अगर XL की बात करें तो वो सीधे से 2πfl ही उसको लिखते हैं। 2πf और L, ये 1/2πf इंटू सी। ये बहुत ही बेसिक बेसिक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिखे जा रहे हैं। उसके बाद हम करेंगे, तो ये XC हमने लिखा, इसमें 2πf, f हमें पता है 50 हर्ट्ज, और C की वैल्यू भी दी है तो हम निकाल लेंगे। तो हमारा XC यहाँ से निकाला, ये कुछ इस तरीके से आया, यही ऊपर लिखा हुआ था। ओके, तो XC आ गया हमारा 63.69 ओम। तो Z क्या होगा हमारा? R माइनस जे एक्सी। तो 100 माइनस जे 63.69 ओम। इससे हम tan फाई निकालेंगे। तो जो हमने पिछले क्वेश्चन में भी tan फाई निकाला था, वही हमारा फेज एंगल होता है, या फाई हमारा फेज एंगल हो गया। तो tan फाई मतलब इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। अच्छा, ये इस क्वेश्चन में जो -9.14J है, पिछले वाले क्वेश्चन में ये जो है, ये जो दिख रहा है यहाँ पे, तो ये जो J है ये हमारे किसी काम का नहीं, इसको यहाँ नहीं लिखेंगे, गलती से लिख दिया है। माइनस यहाँ आते हैं वापस, -63.69/100। तो इससे हमने फाई निकाला, फाई निकाला तो कॉस फाई निकाला, और वो वैल्यूज को हम उसमें यूज कर लेंगे। ओके, फिर फोर्थ पॉइंट पे आते हैं कि आइडियल करंट सोर्स। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होता है, मतलब ये क्वेश्चन अकेला नहीं, मतलब आइडियल करंट सोर्स के बारे में पूछता है, प्रैक्टिकल के बारे में पूछ लेता है, आइडियल वोल्टेज सोर्स के बारे में पूछ लेता है। सो आइडियल करंट सोर्स का क्या मतलब है? उसके अंदर से बिल्कुल करंट हमारा उसके अंदर फ्लो ना हो, तो उसका खुद का जो इंटरनल रेजिस्टेंस हो वो हमारा इन्फाइनाइट होना चाहिए। तो ये इसका मेन चीज़ है कि इन्फाइनाइट इंटरनल रेजिस्टेंस। इसका क्या मतलब है? कि इंटरनल रेजिस्टेंस अगर इन्फाइनाइट होगा, या रेजिस्टेंस कहीं का भी इन्फाइनाइट होगा, तो वहाँ से करंट फ्लो नहीं कर सकती, सीधे से ये मतलब है। तो ओपन पाथ का रेजिस्टेंस इन्फाइनाइट होता है, तो करंट उसके अंदर से फ्लो ना करे, मेन चीज़ ये होता है आइडियल करंट सोर्स की बात कर रहे हैं तो। ओके, इस वजह से इन्फाइनाइट इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा। और इसी तरीके से इसका अपोजिट हो जाएगा, अगर हम आइडियल वोल्टेज सोर्स की बात करेंगे तो वहां पे जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा। इन इंडिया इलेक्ट्रिकल पावर इज ट्रांसमिटेड बाई, तो इंडिया में ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिटेड करी जाती है किस तरीके से? तो 3 फेज 3 वायर सिस्टम में होता है, तो यहाँ 3 फेज और 3 वायर AC सिस्टम से होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं 6 पे, कि नंबर ऑफ एटम्स इन अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल इज। तो FCC में कितने हमारे एटम्स होते हैं? तो 4 एटम होते हैं।
ओके, ये क्वेश्चन वैसे तो हमारे सिलेबस का नहीं है, पर फिर भी देख लेते हैं, आरआरबी जेईई में पूछा गया था। तो सीधे से हम खुद ही देखते हैं इसका आंसर कि जो हमारा ये होता है, तो अगर किसी को याद हो तो क्लास 12 की सॉलिड स्टेट, कि हमारे हर 8 कोनों पे 8 तो होते हैं कॉर्नर्स पे एटम। ओके, और क्योंकि एफसीसी है तो 6 इसके फेस है, क्यूब के फेस कितने होते हैं 6, तो हर फेस पे भी बैठा है। तो इसमें सीधा सा लॉजिक होता था कि जो हमारे कॉर्नर्स पे एटम है तो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन हर एक क्यूब में कितना होगा 1/8, टोटल एटम से 8। क्यों? क्योंकि ये जो अगर 3D में देखें तो इस वाले जो कॉर्नर वाला ये वाला एटम है तो इसके इर्द गिर्द 8 क्यूब होंगे, जिसका ये खुद इसमें भी इसको मिला के मतलब इसके इर्द गिर्द 7 क्यूब और होंगे जिसमें शेयर हो रहा है। तो टोटल हमारा 1/8 हो गया। प्लस फेस वाला जो है वो कितने हैं 6, 6 फेस होते हैं क्यूब के तो 6, और हर एक फेस को आप दो एटम में सॉरी 2 क्यूब में शेयर कर सकते हैं। ये अगर फेस पे एक इस जगह एक एटम है जो मैंने रेड रेड किया इस फेस पे है तो वो आधा इसमें होगा आधा इसके बगल वाले क्यूब में होगा, तो 1/2। तो इस तरीके से ये आ गया 1 और ये आ गया 3, तो टोटल 4 हो गए। तो इस तरीके से आंसर 1+3 हो गया एफसीसी में। इन केस अगर पूछ ले जाए तो मतलब ये है कि कर लेना चाहिए, मेन चीज ये है। उसके बाद आते हैं 7 पे, एक आदर्श वोल्टेज स्रोत के पास, तो ये वही वाली बात होगी, शून्य हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस होना चाहिए आइडियल वोल्टेज सोर्स के पास। ओके, नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा बल्ब न्यूनतम ऊर्जा पर चालित होता है। तो टॉर्च बल्ब जो है वो कम से मतलब न्यूनतम ऊर्जा लेता है। ओके, बस मेन चीज याद रखनी टॉर्च बल्ब। उसके बाद आता है निम्न में से किस में इलेक्ट्रोड की खपत नहीं होती। तो टीआईजी वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड टंगस्टन का बना होता है तो इलेक्ट्रोड यूज नहीं होता। बाकी देखो ये इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए तो नहीं है खैर, पर फिर भी दो तरीके की वेल्डिंग होती है, एमआईजी वेल्डिंग और टीआईजी वेल्डिंग। अब यही है ना क्या पड़ा हुआ कहाँ काम आ जाए। तो टीआईजी वेल्डिंग में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो टंगस्टन का होता है, और इलेक्ट्रोड का मतलब है कि जब आप उसकी वेल्डिंग करते हैं तो इलेक्ट्रोड उसमें कंज्यूम हो जाता है, मतलब वो पिघल के वही उसमें जुड़ जाता है, वही उसका जोड़ बनता है, अगर किसी ने वेल्डिंग का कॉन्सेप्ट देखा हो। एमआईजी वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड ही कंज्यूमेबल होता है, पर टीआईजी वेल्डिंग में नहीं होता ऐसा। ओके, तो वहाँ पे क्योंकि इलेक्ट्रॉन टंगस्टन का होता है जो कि काफ़ी हाई उसका मेल्टिंग पॉइंट रहता है। ये चीज़ों के 10 देखते हैं, द कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग बिटवीन टू कॉइल्स इज। अच्छा, ये क्वेश्चन ईएससी में भी आता है, इंजीनियरिंग सर्विसेज प्री में भी। तो कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग की बात कर रहा है, दो कॉइल्स के बीच में 0 से 0.5 तक है। द फर्स्ट कॉइल हैज एन इंडक्टेंस ऑफ 75 मिली हेनरी एंड द सेकंड कॉइल हैज एन इंडक्टेंस ऑफ, ठीक है, दोनों कॉइल का इंडक्टेंस दिया है और उनके बीच की रेंज दी है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस हमसे पूछा है। तो देखो ये L1 है, ये L2 है और ये K क्या है 0.45। तो ये जो होता है कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग, यहाँ पे समझने वाली बात है, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग जो होता है उसी को हम K कहते हैं। तो K हमारा 0.75 है, सॉरी 0.45। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला याद कर लेंगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस इक्वल टू K और इंटू रूट L1 L2। K 0.45, ये 75, ये 105, ये यूज करेंगे तो म्यूचुअल इंडक्टेंस हमारा आ जाएगा 39.9 मिली हेनरी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये फॉर्मूला मेन यहाँ पे था कि म्यूचुअल इंडक्टेंस इज इक्वल टू के रूट L1 L2, और के क्या है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। उसके बाद हमारा बचता है 11th। तो इसमें पूछे द फॉलोइंग फिगर स्टेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रिकल मटेरियल। तो ये तो क्या हमें बता रहा है, इसमें गैप देखेंगे 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप बहुत बड़ा गैप होता है। तो ये हमें किसके बारे में बता रहा है, इंसुलेटर के बारे में बता रहा है, इसका सीधा सा आंसर हो जाएगा। इसी में से 3 एमसीक्यू निकलते हैं कि वो गैप देखिए, गैप बहुत छोटा है तो सेमीकंडक्टर मतलब बहुत मतलब एवरेज छोटा है मतलब, और अगर गैप है ही नहीं या बहुत ही नेग्लिजिबल है छोटा सा भी है तो वो हमारा मतलब 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर होगा तो वो मेटल होगा। और ज़्यादा ही ओवरलैप कर रहा है तो ये देखो सुपर कंडक्टर तब होगा जब एक दूसरे को हमारे जो वैलेंस और कंडक्शन बैंड है वो ओवरलैप कर जाए, बहुत ज़्यादा ओवरलैप कर जाए। अकॉर्डिंग टू आईएस कोड द कलर ऑफ अर्थ वायर इज, तो अर्थ वायर का कलर हमारा ग्रीन होता है, ये सबको मतलब ऑब्वियस सी बात है पता ही होगा। ओके, यूजली लिया जाता है तो अर्थ वायर का कलर ग्रीन लिया जाता है अर्थिंग के लिए। गुड फ्यूज वायर मस्ट हैव, तो फ्यूज वायर की क्या ज़्यादा होनी चाहिए, मेन चीज़ ये पूछा जा रहा है। फ्यूज वायर की अगर बात करें तो ये हमारा जो जूल्स का लॉ है उस पर बेस्ड होता है, मेन चीज़ ये है, ठीक है, जूल्स के लॉ पे बेस्ड होता है। जूल का लॉ क्या है कि हीट कितनी जनरेट होगी जितनी हमारा करंट फ्लो की, I²R/T के फॉर्मूले से। ओके, तो हीट के लिए जितनी ज़्यादा करंट हमारी जाएगी उतनी हीट हमारी जनरेट होगी, और फ्यूज़ का ये कॉन्सेप्ट है अगर बहुत ज़्यादा करंट जा रही है तो वो हीट होके फ्यूज़ उड़ जाएगा, मतलब कहते हैं कि फ्यूज़ उड़ गया तो वो मेल्ट हो जाएगा, तो वो जो कनेक्शन है उसको ब्रेक कर देगा। तो ज़्यादा करंट जाने के लिए कंडक्टिविटी ज़्यादा होनी चाहिए फ्यूज़ वायर की, उससे ज़्यादा करंट जा सके। अगर सही में ज़्यादा करंट आ रही है हमारे सर्किट में तो उसके थ्रू भी ज़्यादा ही करंट फ्लो हो सके।
तो मेन जो हमारा फ्यूज की कैरेक्टरिस्टिक है कि हाई कंडक्टिविटी होनी चाहिए फ्यूज वायर की। उसके बाद आते हैं 18 पे आते हैं, फ्यूज वायर शुड हैव, फ्यूज वायर के पास क्या होना चाहिए, फ्यूज वायर के पास हमारा मेल्टिंग पॉइंट जो होना चाहिए लो होना चाहिए। देखो ऑब्वियस ही बात है, अगर मेल्टिंग पॉइंट को आप हाई कर दोगे तो वो मेल्ट ही नहीं होगा। फ्यूज वायर का काम ही है कि अगर ज़्यादा करंट आ रही है तो वो मेल्ट हो जाए, तो हाई तो नहीं हो सकता, तो मेल्टिंग पॉइंट उसका लो ही होना चाहिए। तो लो तो होना चाहिए, ठीक है, हाई वाला पॉइंट ही गया। और उसका जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो भी हमारा क्या है, कम होना चाहिए फ्यूज वायर का। ओके, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस याद रखेंगे फ्यूज वायर के बारे में। फिर आते हैं 14 पे, ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंडक्टर डज इट पास करंट। तो कंडक्टर अपनी किस प्रॉपर्टी की वजह से उससे करंट को पास होने देता है, ठीक है, तो कंडक्टेंस की वजह से पास होगा और रेजिस्टेंस की वजह से रोकेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ये बेसिक सा एमसीक्यू था। उसके बाद देखते हैं 15 को, द मटेरियल विच हैज लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑफर्स लो रेजिस्टेंस। फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होंगे और रेजिस्टेंस बहुत कम देता है, तो हमारा कंडक्टर हो गया। 19 पे आते हैं, टू इंक्रीज द वोल्टेज आउटपुट सेवरल सेल्स आर कनेक्टेड इन, किस चीज में जोड़ा जाएगा। तो देखो वोल्टेज सोर्सेज को अगर आप ऐसे करके सीरीज में जोड़ दो तो फिर टोटल वोल्टेज सोर्स ज्यादा हो जाता है, पैरेलल में जोड़ोगे तो फिर हर ब्रांच का वोल्टेज सोर्स सेम ही रहेगा। वोल्टेज सोर्स को बढ़ाने के लिए हम ज्यादातर सेल्स को, सेवरल सेल्स को किस चीज में जोड़े, सीरीज में जोड़े। उसके बाद देखते हैं द एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर इज मेड ऑफ, इलेक्ट्रिक हीटर का एलिमेंट किससे बना होता है, तो वो नाइक्रोम से बना होता है। ओके, तो ये वही वाला जो लॉ था, जूल्स वाला लॉ जो था, जूल्स हीटिंग लॉ, कि आई स्क्वायर आर टी। तो इसमें से बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होती है उतना ही ज़्यादा ये हीट को जनरेट करता है। और इलेक्ट्रिक हीटर में क्या चाहिए हमें, एक हीटर में क्या चाहिए कि वो हीट को जनरेट करे, हीट प्रोवाइड करे बहुत ज़्यादा। ऐसा कौन कर सकता है, ऐसा नाइक्रोम कर सकता है, इस वजह से नाइक्रोम। उसके बाद आगे चलते हैं 16 पे, डैश इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर विच इज अपोजिट टू प्रॉपर्टी डेट अपोजिज फ्लो करंट। मतलब करंट के फ्लो को जो अपोज करता है, तो हमारा रेजिस्टेंस हो गया, तो ये भी बेसिक सा हो गया। 21 पे आते हैं, इलेक्ट्रिक हीटर यूटिलाइजेज डैश इफेक्ट ऑफ करंट। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, वही जो जूल्स लॉ जिसको हम कहते हैं, तो इलेक्ट्रिक हीटर हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट को हमारा फॉलो करता है। उसके बाद आते हैं 17 पे, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट बिकॉज, मेटल गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, क्यों, ऐसा क्यों होता है। मेटल होता है ये तो मैं पता है, क्योंकि उसके एटम जो होते हैं वो कोलाइड करते रहते हैं बार बार, वो देयर एटम्स आर रिलेटिवली फार अपार्ट। तो ऐसा तो है नहीं मेटल्स में, दे कंटेन फ्री इलेक्ट्रॉन, ये सही बात है। दे हैव हाई डेंसिटी, ऐसा भी हम कह सकते हैं, नहीं भी कह सकते हैं। लेकिन उनके जो एटम की एनर्जी होती है, जो एटम में वाइब्रेशन होता है, मतलब किसी पे अगर आप सैंपल को लोगे मेटल इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर का, तो उसके अंदर जो एटम है, तो उनका एक कुछ वाइब्रेटिंग फोर्स भी होता है, मतलब वो खुद में वाइब्रेट करते रहते हैं, वो एक जगह बैठे नहीं होंगे, थोड़ा इधर जाएंगे थोड़ा इधर जाएंगे ऐसे करके, जो वाइब्रेशन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है मेटल्स के एटम के अंदर। ये मेन डिफरेंस है। ओके, तो देर एटम्स कोलाइड, और उसकी वजह से जब वाइब्रेट करेंगे तो वो कोलाइड करेंगे। 22 पे आते हैं, जब कोई पदार्थ अतिचालक हो जाता है तब उसकी प्रतिरोधकता हो जाती है। अतिचालक मतलब देखो, चालक है कंडक्टर, अतिचालक मतलब सुपर कंडक्टर, तो उसका रेजिस्टेंस प्रतिरोधकता रेजिस्टेंस उसका हो जाता है शून्य। तो बस इतना सा है कि सुपर कंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है जीरो। अब देखो ये क्वेश्चन डबल ए आई और आरआरबी जेईई में ये पूछा है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओके, तो हमने कर दिया 22 तक। 23 पे आते हैं, इफ टू कंडक्टर्स कैरी करंट इन द सेम डायरेक्शन, अगर दो कंडक्टर सेम डायरेक्शन में करंट को कैरी करते हैं, ओके, तो कंडक्टर्स अट्रैक्ट ईच अदर, तो क्या होगा, मतलब ये हमारा जो लॉ होता है कौन सा वाला, जो मैग्नेटिज्म में पढ़ते हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ते हैं, मतलब ईएमएफटी पढ़ते हैं मेन, कि दो वायर में करंट जा रहा है तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अगर अपोजिट डायरेक्शन में करंट जा रहा है तो वो वायर एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो ऐसा भी होता है। तो सेम डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेंगे तो कंडक्टर्स अट्रैक्ट ईच अदर, और रिपेल ईच अदर कब करेंगे, जब अपोजिट डायरेक्शन में करंट होगी। तो यहाँ से दो एमसीक्यू निकलते हैं हमारे। देखो ये बना भी है, ठीक है, ये हमारा ये है तो अट्रैक्शन फोर्स, और इसी का अपोजिट ये है, जब ये इसमें करंट इधर जा रही है, इसमें करंट इसके उल्टे जा रही है, तो रिपल्सन फोर्स। फिर आते हैं 24 पे, अ मेटल इज सेट टू बिकम सुपर कंडक्टर व्हेन, जब उसका रेजिस्टेंस बिल्कुल ना हो, मतलब रेजिस्टेंस अगर जीरो हो जाए तो हमारा जो मेटल है वो सुपर कंडक्टर बन गया, ये हो गया। उसके बाद आते हैं 27 में, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स कंडक्टिविटी इज द हाईएस्ट। तो कंडक्टिविटी किसकी सबसे ज़्यादा होती है, तो वैसे तो सुपर कंडक्टर की होगी, बट हम यहाँ देखेंगे ऑप्शन, तो इसमें मेटल्स की सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी हमारी हाई होगी। उसके बाद आते हैं
कि स्वचालक का प्रतिरोध निम्न में से किस पर निर्भर करता है, तो अनुप्रस्थ काट की आकृति पर। इसको छोड़ देते हैं, इसमें कोई मतलब नहीं है। फिर आते हैं 29 पे, पहले देख लेते हैं 28। बेस्ड ऑन द रदरफोर्ड मॉडल कूलम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, कूलम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करिए और उसको रदरफोर्ड मॉडल के रिलेटेड पूछा गया कि कूलम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करता है। डज नॉट डिपेंड ऑन फ्री स्पेस परमिटिविटी, ऐसा नहीं होता, डिपेंड करता है, ठीक है, एप्सिलॉन पे डिपेंड करता है। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्री स्पेस परमिटिविटी, तो ऐसा भी नहीं होता, 1/4 पाई एप्सिलॉन होता है उसके फॉर्मूले में, तो एप्सिलॉन नीचे आता है। इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्री स्पेस परमिटिविटी, तो ये चीज है, ठीक है। मेन ये कूलम फोर्स जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या फोर्स का रिलेशन एप्सिलॉन से पूछ रहा है कि एप्सिलॉन से क्या रिलेशन, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 1/4 पाई, इस वजह से इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। फिर आते हैं 26 पे, कंडक्टर कैरीज अ करंट ऑफ 4 एम्पियर एंड इफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इतना चार्ज है कूलम, देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हिच फ्लो पास द क्रॉस सेक्शन पर सेकंड इज, तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, तो करंट हमको दी है, चार्ज दिया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा है पर सेकंड। तो यहाँ पे Q इक्वल टू आई टी, जो बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है उसको यूज करेंगे। ओके, तो यहाँ पे समझने वाली बात है, एक तो हमारा I इक्वल टू क्यू टी या फिर Q इक्वल टू आई टी फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, और एक Q इक्वल टू एन ई भी होता है। ओके, Q इक्वल टू एन ई कोई फॉर्मूला नहीं है, ई भी चार्ज ही है, पर ये क्या है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, Q क्या है, चार्ज ऑन जितने भी इलेक्ट्रॉन है टोटल चार्ज, और एन क्या है, नंबर ऑफ चार्ज, नंबर ऑफ एटम्स या फिर इलेक्ट्रॉन। तो ठीक है, मान लो अगर 100 इलेक्ट्रॉन है और उन पे जो चार्ज है तो इंटू कर देंगे, जो एक पे चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो इतना हमारा टोटल 100 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज दे देगा ये। तो यही फॉर्मूला, यही कॉन्सेप्ट है कि Q इक्वल टू एन ई और Q इक्वल टू आई टी होता है, ये तो हमें पता ही है, वहीं से ये यूज किया है, तो यहाँ यूज किया, तो आई इक्वल टू एन ई बाई टी बन गया। ओके, तो ये हमको बताना था। अब हमें इसमें n बताना है, और ये i हमको दिया है, e दिया है, और टाइम भी पर सेकंड दिया है, तो उसको t को 1 ले लेंगे। इससे हम जब निकालेंगे तो ये 2.5 इंटू 10⁻19 हमारा आ जाएगा। ओके, क्रॉस सेक्शन को पास करेंगे इतने इलेक्ट्रॉन पर सेकंड में, ये मेन चीज नंबर बताना है, बाकी हो ही गए सारे। अब आ जाता है कि 3 चार्ज 4Q, कैपिटल Q एंड स्मॉल q आर इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है, 3 चार्ज है स्ट्रेट लाइन में, ये देखो, ये यहाँ पे थे, हम इसको और नीचे करेंगे, तो हमारा 4Q है, ठीक है, 4Q है, कैपिटल Q है और स्मॉल q है, और पोजीशन है 0 a/2 और a, मतलब स्मॉल q जो ये हमारा कैपिटल Q है ये हमारा बीच में है। ओके, ये हमारा मिडिल में है, यहाँ पे 4Q हो गया, यहाँ पे स्मॉल q। उसके बाद पूछा रिजल्टेड फोर्स एट Q विल बी 0 इफ, यहाँ पे रिजल्टेड फोर्स 0 होगा अगर, तो इसका क्या सीधा सा समझने वाली बात हो गई कि इस पे एक तो फोर्स ये लगा रहा है और एक ये लगा रहा है, इसकी डिस्टेंस कितनी है, इसकी पूरी a है, इसकी a/2 डिस्टेंस है, तो एक फोर्स ये लगा रहा है और एक फोर्स ये लगा रहा है। अगर ये चार्ज नेगेटिव हो जाए इसी तरीके से, तो क्या होगा कि इसका फोर्स से ये फोर्स माइनस हो जाएगा, तो इस वाले क्यू पे जो टोटल चार्ज होगा वो 0 हो जाएगा। तो ऐसा कब हो सकता है, जब ये -q हो, अब उसकी कुछ मैग्नीट्यूड भी होगा, तो ऑप्शन में जो ये 4Q दिया है ये तो पूरी तरह गलत हो गया। ओके, तो अब यहाँ पे हम फोर्स का फॉर्मूला लगाएंगे जो कि होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये इधर बात कर रहा हूँ मैं, और दोनों इंटू दोनों चार्जेस Q और कैपिटल Q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। एक बार तो हमने स्मॉल q लिया और कैपिटल Q लिया, इनकी डिस्टेंस लगा दी। एक बार हमने बड़ा वाला चार्ज लिया 4Q और कैपिटल Q लिया और उनकी डिस्टेंस a स्क्वायर लगा दी। ये बाई 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ये चला जाएगा ऊपर, इसका 4 इसके 4 से कट जाएगा, ठीक है। बाकी ये सॉल्व करेंगे, फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे और उससे हम Q की वैल्यू निकाल लेंगे, तो जो कैपिटल Q आ रहा है वो स्मॉल q का नेगेटिव आ रहा है। तो अगर यहाँ पे सेम चार्ज को उसका नेगेटिव चार्ज यहाँ पे बिठा के अगर रख दें, ये जो ऑप्शन डी है ये करेक्ट ऑप्शन है, तो क्या है, दोनों चार्ज हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें हमारा Q जो है वो -Q के इक्वल आ गया। अगर हमें कहना है कि इस स्मॉल q पे जो हमारा टोटल फोर्स हो वो नेट फोर्स 0 हो, तो उसके लिए तो ये एक इजी क्वेश्चन था पर इम्पोर्टेंट था। कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी होंगे पर इजी नहीं होंगे। फिर आता है हॉलो स्फीयर ऑफ चार्ज डज नॉट प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड एट, एक हॉलो स्फीयर है, हॉलो मतलब कि अंदर उसके कोई भी चार्ज नहीं है, जो भी चार्ज है वो उसके सरफेस पर रिसाइड कर रहा है, तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो उसके बाहर ही होगी। तो
उसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। तो यही उन्होंने कहा है कि चार्ज डज नॉट प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड उसके इंटीरियर पॉइंट पे। तो बियॉन्ड 2 मीटर्स कर सकता है, आउटर पॉइंट पे कर सकता है, ठीक है। इंटीरियर पे हमारा कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी क्योंकि वो हॉलो है, उसके अंदर कोई चार्ज नहीं है। फिर आते हैं 33 पे, पहले इसको हटा देते हैं। 33 क्या कह रहा है कि द फिलामेंट 60 वॉट एंड 100 वॉट बल्ब, फिलामेंट ऑफ दो तरीके के बल्ब ऑफ सेम लेंथ के हैं देन। तो हमारा कौन सा थिकर होगा, उनके बीच में रिलेशन पूछा है कि दोनों सेम लेंथ के हैं पर इसकी रेटिंग ज़्यादा है, इसकी रेटिंग कम है, ठीक है। जिसकी रेटिंग ज़्यादा होगी तो उसकी जो थिकनेस होगी वो हमारा ज़्यादा होगा, थिकनेस मतलब लेंथ ज़्यादा होगी। तो दोनों फिलामेंट में क्या है, जिसकी हमारा रेटिंग ज़्यादा होगी, पावर रेटिंग, तो उसकी थिकनेस ज़्यादा होगी। ऐसा क्यों है, 100 वॉल्ट का बल्ब हमारा कम आर होगा उसका, ओके। पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के, और आर, तो इस रिलेशन से हमने कहा कि हमारा आर जो है वो काम लेस होगा, आर लेस होगा तभी पावर ज़्यादा होगी। 100 वॉट की पावर ज़्यादा है 60 वॉट से, तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा, और रेजिस्टेंस कम होगा तो हमारा क्या होगा, वायर ज़्यादा थिकर होगा, और थिकर वायर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा करंट को पास होने देगा, ठीक है। उसमें से ज़्यादा पावर जनरेट होगी। मेन चीज़ ये है कि जो थिकर वाला वायर है उसकी पावर रेटिंग ज़्यादा होती है, मेन चीज़। बाकी हमारा पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर के। फिर आते हैं 34 पे, कॉयल वुड बिहेव एज, एक कॉयल अगर सिंपल है तो वो कैसे बिहेव करेगी, कैपेसिटर एट वेरी हाई फ्रिक्वेंसीज। तो एक जो कॉयल अगर उस पर हम ज़्यादा फ्रिक्वेंसीज कर दें, बहुत हाई फ्रिक्वेंसी सप्लाई कर दें, ठीक है, तो वो एक कैपेसिटर की तरफ बिहेव करती है। तो इसका आंसर वैसे तो ये सही नहीं है, बट जब हम कहते हैं कि एट वेरी हाई फ्रिक्वेंसीज, या फिर इसको इस तरीके से पूछा जा सकता है कि ए कॉयल वुड बिहेव एज डैश एट वेरी हाई फ्रिक्वेंसीज, तो हमें केवल डैश में भरना है, तो एज ए कैपेसिटर बिहेव करती है। फिर आते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट एक्यूरेसी 35 पे। तो जो स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस होता है, ये केवल रटने वाली चीज़ है, उसकी जो एक्यूरेसी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस के कंपैरिजन में। स्टैंडर्ड जो या सॉरी स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस की जो एक्यूरेसी है वो सबसे ज़्यादा हाई होती है। फिर बात करते हैं कि 36 पे एम्पियर लॉ रिलेट्स मैग्नेटिक फील्ड और करंट को रिलेट करता है। एम्पियर लॉ बोले या फिर एम्पियर सर्किटल लॉ, इस तरीके से आपने 12th क्लास में कुछ सुना होगा, एम्पियर सर्किटल लॉ। तो वो हमारा किसको रिलेट करता है, मैग्नेटिक फील्ड को और करंट को। क्योंकि देखो चार्ज का रिलेशन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड से नॉर्मली, और हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का करंट से भी निकाल सकते हैं रिलेशन, बट नॉर्मली नहीं करता। तो जो एम्पियर सर्किटल लॉ या एम्पियर लॉ हमारा मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच में होता है। उसके पहले 31 देख लेते हैं। अब पैलेट कैरिंग अ चार्ज, ठीक है, 0.5 कूलम इज एक्सीलेटेड फ्रॉम डैश थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 2000 वोल्ट्स, इट अटेन्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ। तो काइनेटिक एनर्जी हमको बतानी है, तो जो वोल्टेज होता है वो डब्ल्यू बाई क्यू, की ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। डब्ल्यू हमारा एनर्जी है, ओके। तो 2000 इज इक्वल टू, और वही डब्ल्यू हमको बतानी है, ये डब्ल्यू ही यहाँ पे हमारी काइनेटिक एनर्जी है, ओके। डब्ल्यू इज वी इंटू क्यू, डब्ल्यू इज क्यू वी, ऐसे याद रखेंगे क्यू वी। तो क्यू हमें पता है, वी पता है, तो 0.5 इंटू 2000 कर देंगे तो 1000 जूल हमारा काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। इसमें भी बस एक ही फार्मूला यूज हो रहा था। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 32, एन स्मॉल ड्रॉपलेट, ठीक है, एन मतलब स्मॉल एन, स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ सेम साइज आर चार्ज टू द सेम पोटेंशियल, उनको सेम पोटेंशियल पे चार्ज किया है। इफ दे कोएलेस, ठीक है, कोलैप्स बोल सकते हैं, मतलब कंबाइन बोल सकते हैं, ओके, टू फॉर्म वन ड्रॉप, अगर वो जुड़ के एक ड्रॉप बना दे, देन द पोटेंशियल ऑफ द ड्रॉप विल बी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, अगर ये रिपीट हो गया तो फिर इसका आंसर लाना इतना आसान नहीं है। तो एन स्मॉल ड्रॉपलेट है, मतलब एन मतलब मान लो 100 ड्रॉपलेट है, और हर उसका वोल्टेज सेम पोटेंशियल है, मान लो 10 वोल्ट है, ओके। 100 ड्रॉपलेट है, उनका वोल्ट 10 वोल्ट है, उनको जोड़ दिया तो फाइनल जो होगा उसका वोल्टेज कितना होगा ये हमको बताना है। तो उसके पीछे पूरा लॉजिक समझ लेते हैं कि बड़ी बूथ का जो वॉल्यूम है तो 4/πr³ है, ओके। आर मतलब हमारा रेडियस, जो बड़ी बिग वाली जो कंबाइन होगी बूंद बनी उसका रेडियस, और स्मॉल आर हमारी स्मॉल जो बूंद है उनका रेडियस। स्मॉल का वॉल्यूम कितना है, तो वॉल्यूम बिफोर और वॉल्यूम आफ्टर, आफ्टर ये इक्वल रहेगा, ये यहाँ पे लॉजिक लगाया है, ओके। वॉल्यूम बिफोर एंड वॉल्यूम आफ्टर हमारा इक्वल रहेगा, ये लॉजिक है। अब यहाँ से क्या निकल के आया, आर कैपिटल आर क्यूब इज स्मॉल एन इंटू स्मॉल आर क्यूब, तो यहाँ क्यूब हटा देंगे तो आर इक्वल टू n1/3 आर। अब चार्ज पहले कितना है, n इंटू क्यू, जो एक बूंद पे चार्ज है, फिर n पे कितना चार्ज है, n इंटू क्यू।
ये हमने निकाला, इसको अभी छोड़ देते हैं। उसके बाद बड़ी बूंद पर ही मतलब चार्ज पूछा, तो ये हमने कैसे निकाला है कि जो F होता है इक्वल टू वो क्या होता है, कुछ इस तरीके का होता है, Q/1/4πε0 वही चीज़ हमने यहाँ यूज़ करी है। तो ये जो 1/4πε0 जो डिनोमिनेटर में होता है वो फोर्स के उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो इस तरीके से लिखा 4πε0 n⁻⁴ ये रिलेशन होगा। ये रिलेशन को ही हमने यूज़ किया है कि बड़ी बूंद का जो वॉल्यूम होगा 1/4 जब फोर्स होगा तो 1/4πε0 Q/r लिखा है। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस है, सॉरी, ओके, पोटेंशियल डिफरेंस वी हम निकालना चाह रहे हैं बिग वाली जो हमारी बूंद है उसका। तो वी किसके इक्वल होता है, इसका फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि 1/4πε0 तो होगा ही, और केवल सिंगल क्यू होगा और आर होगा। ये इसका फॉर्मूला हो गया मेन। तो यहाँ पे क्यू, अब देखो क्यू हमने निकाला है जो कि एन क्यू के इक्वल है, क्योंकि दोनों चार्ज इक्वल हैं, तो एक तो रिलेशन हमने ऑलरेडी निकाल लिया। और जो कैपिटल आर है उसका रिलेशन हमने यहाँ निकाला है, कैपिटल आर इज n⁻⁴ तो जो मेन क्वेश्चन का सॉल्यूशन है वो हमारा कुछ यहाँ पे आता है, ये कि n×q/n⁻⁴ स्मॉल आर और ×1/4πε0। तो इससे हमारा क्या बाहर निकल के आ रहा है, n⁻2/3, और जो बची हुई चीज़ है 1/4πε0, ठीक है, इंटू जो स्मॉल क्यू अपॉन स्मॉल आर है, वो तो छोटी बूंद का हमारा वॉल्यूम है। एक्स्ट्रा क्या टर्म निकल के आया, तो n⁻2/3, तो इसी को लाने के लिए हम इतना सब कुछ कर रहे थे। तो यहाँ पे आता है, अगर एक छोटी बूंद है उसको जोड़ के बहुत सारी छोटी बूंद है उनको जोड़ के एक बड़ी बूंद बनाया गया, और फाइनल हमसे वॉल्यूम पोटेंशियल डिफरेंस पूछा गया। पहले हमें v दे दिया था, अब हमसे टोटल पूछा गया, तो उसमें n×2⁻³ हमारा लग जाएगा। तो n×2⁻³ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2⁻³ इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करते 36 हो गया एम्पियर लॉ। एम्पियर लॉ का भी जो है वो भी इसी तरीके से है, फोर्स हमारा म्यू I1I2 इंटू L/2πd, ये हमारा उसका फॉर्मूला है एम्पियर लॉ का। उसके बाद बात करते हैं 40 की। सुरक्षा फ्यूज में जिस तापमान पर तार तप्त होती है वह कितना होता है, ठीक है, तो ये हिंदी में है। तो मेन बस यहाँ से फ्यूज में H=I/2RT, ठीक है, जूल्स हीटिंग लॉ, तो बस इसको यहाँ पे रिमाइंड कर लेते हैं, मेन चीज़ यहाँ पे ये यूज हो रही है। और हमारे मतलब किसकी वजह से विद्युत धारा प्रवाह होती है, तो इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है। ये भी देखो 2 बार सेल में और ऐसे आरआरबी इसमें पूछा है। उसके बाद बात करते हैं 37 की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट स्किन डेप्थ, तो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे थोड़ा अलग टर्म की बात कर रहा है, स्किन डेप्थ की। स्किन डेप्थ सबसे ज़्यादा किसकी होती है, तो एल्यूमिनियम की स्किन डेप्थ सबसे ज़्यादा होती है। देखो ये ISRO 2014 में भी पूछा है, इस वजह से मैंने कहा कि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा है। तो एल्यूमिनियम की जो स्किन डेप्थ होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, ये लिखी भी हुई है, ओके। और ये क्या वैल्यूज लिखी हुई है, ये वैल्यू हमारी कंडक्शन की लिखी हुई है, स्किन डेप्थ में कंडक्शन की वैल्यू लिखी हुई है। तो स्किन डेप्थ जो होती है 1/, ये इंपॉर्टेंट है, उसका जो फॉर्मूला है 1/√πf, और ये म्यू और सिग्मा। तो यहाँ से हमने मेन ये निकाला है कि स्किन गहराई, स्किन डेप्थ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/√सिग्मा के, या रूट सिग्मा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब सिग्मा की कंडक्टिविटी के, तो जिसकी कंडक्टिविटी सबसे कम होगी उसकी स्किन डेप्थ सबसे ज़्यादा होगी। अब देखो सिल्वर की कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है, फिर गोल्ड की होती है, और फिर कॉपर की होती है, तो इनकी तो नहीं होगी। बस इतना याद रखना, स्किन डेप्थ कंडक्टिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इस वजह से हमारा एल्यूमिनियम आंसर होगा, एल्यूमिनियम की कंडक्टिविटी इन चारों में सबसे कम होती है। फिर बात करते हैं 42 की। 42 में कह रहा है किसी सर्किट में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह में होता है, या फिर इलेक्ट्रॉन के मतलब फ्लो करने से क्या चीज़ होती है, तो इलेक्ट्रिक करंट आती है। तो ये भी इजी वाला हो गया। फिर आता बात करते हैं 38 की, द टाइम रेट ऑफ अ चेंज ऑफ वोल्टेज अप्लाइड, ठीक है, 1 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है, और उसमें टाइम रेट की बात कर रहा है चेंज ऑफ वोल्टेज, तो वो 2 वोल्ट/सेकेंड है। वोल्टेज के चेंज होने का विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या रेट है वो बोल रहा है। दिस मीन्स दैट द करंट फ्लोइंग थ्रू द कैपेसिटर इज, तो करंट हमसे पूछी है। यहाँ पे जो फॉर्मूला लग रहा है वो है करंट हमारा I=C dVc/dt, ठीक है। आई और वोल्टेज के बीच में रिलेशन है, यहाँ पे सी भी इस्तेमाल हो रहा है, ये नेटवर्क का इंपॉर्टेंट पार्ट में आता है। ट्रांजिएंट में इस तरह की इक्वेशन यूज होती है, I=C और dVc/dt। ये dVc/dt की ही वैल्यू आपको रेट ऑफ टाइम रेट पहले से दे दिया था, ये जो पूरा dVc/dt इसकी वैल्यू केवल 2 है, 2 वोल्ट/सेकेंड है। और हमने ये जो इनका मल्टीप्लीकेशन कर देंगे सी और इसका, तो इससे आंसर आ जाएगा हमारा ये 2 × 10⁻⁶ एम्पियर, ठीक है, ये ए।
फिर बात करते हैं 43 की। 43 में क्या कह रहा है कि जब 2 एम्पियर की करंट है, ठीक है, 3 माइक्रो सेकेंड के लिए प्रवाहित होती है। आंसर देखते हैं सीधे कि अगर हम चार्ज निकालना चाहें Q, तो Q हमारा क्या होगा I इंटू टी। तो करंट 2 एम्पियर की है और टाइम इतने 3 माइक्रो सेकेंड के लिए, तो हमारा इतना चार्ज आ गया 6 इंटू 10⁻⁻6 मतलब 6 माइक्रोकूलम चार्ज आ गया। अब हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर निकालना चाहें तो टोटल चार्ज अपॉन 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ठीक है, इजी तो चीज़ है, टोटल चार्ज अपॉन 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो वही कर दिया, तो 6 इंटू 10⁻⁻6 से डिवाइड कर दिया, तो इससे हमारा नंबर निकल आया 3.75 इंटू 10⁻13, ठीक है, सी ऑप्शन आ गया। तो यहाँ कुछ भी नहीं था, नंबर निकालना था। एक फार्मूला Q इक्वल टू IT यूज किया है, एक फार्मूला N इक्वल टू टोटल चार्ज Q अपॉन एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो स्मॉल e है। ओके, तो दो फॉर्मूले यहाँ पे यूज किया। उसके बाद आते हैं 44 पे, द कैपेसिटी ऑफ अ बैटरी इज मेजर्ड इन, दिस इज इंपॉर्टेंट MCQ, कि एक बैटरी की कैपेसिटी को आप किस में मेजर करते हो, तो एम्पियर आवर में मेजर करते हैं या फिर मिली एम्पियर आवर में भी मेजर करते हैं। तो ये जो टर्म है एम्पियर आवर या मिली एम्पियर आवर, तो एक बैटरी की कैपेसिटी को मेजर करने के लिए ये हमारा यूज होता है। उसके बाद बात करते हैं 39 की। Two free charges Q and 4Q are placed at a distance d. Apart, a third charge capital Q is placed between them at a distance x from the charge Q such as the system is in equilibrium. मतलब जो ऊपर क्वेश्चन किया था वो उसी तरीके का है, पर वहां पे दे दिया था कि जो कैपिटल Q वो बीचों बीच में रखा है, पर यहाँ ऐसा नहीं है। जो कैपिटल Q है, ये जो कैपिटल Q है ये इससे x दूरी पे रखा है स्मॉल q से, और यहाँ पे 4Q ये है अलग, और इनके बीच में इक्विलिब्रियम हमारा बना हुआ है। हमसे पूछा क्या है, देन हमारा क्या होगा, मतलब जो दोनों की वैल्यू है, कैपिटल Q जो हमें नहीं पता है और जो x है उसकी वैल्यू, मतलब सीधी सी बात है कि इसका उस पर फोर्स और इसका इस पर फोर्स, मतलब दो फोर्स हमारे ये दोनों इक्वेट कर देंगे हम एक स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू के बीच में, मतलब एक फोर्स इधर से एक फोर्स इधर से, ये दोनों फोर्स, तो एक कैपिटल क्यू और 4Q के बीच में, एक में डिस्टेंस एक्स स्क्वायर है, एक में d-x स्क्वायर है। तो बाकी सारे टर्मिनोलॉजीज काट देंगे, केवल जो हमारा बचेगा उसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो यहाँ से केवल अभी x की बात करी तो d-x का स्क्वायर बचा, 4x स्क्वायर बचा, तो यहाँ से हमारा x जो आ गया वो dy3 आ गया। तो x dy3 है, तो इससे हम q भी निकाल सकते हैं। इसी एक इक्वेशन में हम x को ये वैल्यू रख देंगे। ओके, तो हमारा q भी आ जाएगा। तो x को जब हम रख देंगे तो हमारा q कैपिटल Q आ जाएगा 4Q/9। और क्योंकि इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है कि जब हम दोनों को रखा है और वो तो उनका सम जो है, ये पहला और दूसरा उनका सम 0 दे रहा है, तो वो इक्विलिब्रियम में है, ये कहने का मतलब है। और इनका सम 0 कब देगा, जब एक पे चार्ज पॉजिटिव है, एक पे सेम अमाउंट ऑफ चार्ज नेगेटिव है। तो इस वजह से जो ये वैल्यू है, ये जो 4Q/9 वैल्यू है, ये हमारा नेगेटिव यूज हो रहा है। तो ये हमेशा याद रखेंगे, अगर बीच में ऐसा तरीके का कोई चार्ज बोल रहा है, वो इक्विलिब्रियम में बोल रहा है, तो वो नेगेटिव वैल्यू देगा, ना कि पॉजिटिव। सो dy3 और -4Q/9, तो यहाँ पे ऑप्शन ए आ जाएगा। और आगे देखते हैं 39 के बाद आते हैं 45 पे। तो व्हेन टू वायर्स ऑफ डिफरेंट मेटल्स आर जॉइंट टुगेदर एट वन एंड, मतलब दो वायर है अलग अलग मेटल के, मान लो कुछ ये वायर है, ये हमने जोड़ दिया, ये एक कॉमन एंड है इनका। ओके, so then a voltage will be produced between the two wires due to difference of temperature between the two ends of the wire. ओके, तो उन दोनों के बीच में एक वोल्टेज हमारा जनरेट हो जाता है व्हेन टू वायर्स ऑफ डिफरेंट मेटल्स आर जॉइन टुगेदर एट वन एंड। ये तो वही बात कह रहा है कि डिफरेंट मेटल के वायर को हमने एक एंड पे जोड़ा, तो इसी एंड पे हमारा एक वोल्टेज जनरेट हो जा रहा है। वो वोल्टेज क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर अलग है और यहाँ पे टेम्परेचर अलग है, मतलब इस वायर का खुद का टेम्परेचर एक अलग था, इसका अलग था। तो वो प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, उस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, तो उसको हम थर्मोकपल कहते हैं, थर्मोकपलिंग कहते हैं। तो ये थर्मोकपल्स हमारा हो जाएगा। ये दिल्ली मेट्रो में पूछा 2017 में, ये भी इंपॉर्टेंट है। जब दो वायर अलग अलग जोड़ देते हैं एक एंड पे, और इसका खुद का टेम्परेचर T1 और इसका खुद का टेम्परेचर T2, इसकी वजह से दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, तो वो थर्मोकपल बोला हमने। फिर बात करते हैं प्योर मेटल्स की। प्योर मेटल जनरली है, तो उनकी कंडक्टिविटी हाई होती है और टेम्परेचर कोफिशिएंट भी हमारा हाई होता है, दोनों चीज़ हाई होती है। ये बात करी हमने प्योर मेटल्स की। 50 हमारे हो गए। 50 करने के लिए पहले ये लाइन देख लेते हैं। तो कॉन्स्टेंटन इज एन एलॉय ऑफ,
ये भी इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टेंटन एक है, एक वर्ड है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि किस चीज का एलॉय है, तो कॉपर का और निकल का। तो हमारे कॉपर और निकल का, तो कॉपर से कॉन्स्टेंटन और इसमें एन आ रहा है तो निकल, तो इस तरीके से याद रखेंगे। तो कॉन्स्टेंटन हमारा इनका एलॉय है। फिर बात करते हैं आगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। तो टंगस्टन का हमारा, क्योंकि इसको हीटर में भी यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक हीटर में, जो हमने पहले भी पढ़ा था, इस वजह से टंगस्टन का हमारा हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है। ये कुछ मतलब थ्योरी टाइप की क्वेश्चन है, ऐसे ही याद रखेंगे। फिर आता है 48 द मटेरियल यूज्ड टू प्रोटेक्ट द केबल्स फ्रॉम मॉइस्चर एंड डस्ट। तो मॉइस्चर एंड डस्ट से बचाने के लिए मटेरियल में हम कौन सी, केबल में कौन सी मटेरियल को यूज करते हैं, केबल्स को बचाने के लिए कौन सा मटेरियल, तो लेड को यूज करते हैं, शीशा, क्योंकि रिएक्टिव नहीं होता है, वो मेटल ही नहीं है। ओके, तो नाइक्रोम कॉपर को यूज नहीं करेंगे, कार्बन को भी नहीं, हम लेड को यूज करते हैं केबल को मॉइस्चर और डस्ट से बचाने के लिए। उसके बाद बात करते हैं 49 की प्योर मेटल जनरली है। ये वही क्वेश्चन है हमारा, हाई कंडक्टिविटी, और हाई बोलो या फिर लार्ज बोलो, टेम्परेचर कोफिशिएंट, सेम क्वेश्चन है। ये बीएसएनएल में आ चुका है 2016, एलएमआरसी में है, बीएसएनएल में है, इस तरीके से काफी बार देखा गया है। और ये क्वेश्चन आईएसआरओ में पूछा 2016 में ही। फिर बात करते हैं 51 की। अब मटेरियल हैज कंडक्टिविटी दे दी है हमें, ठीक, ग्रीन से लिखा है, एंड रिलेटिव परमिटिविटी 4, द फ्रीक्वेंसी भी हमको दे दी है, एट विच कंडक्शन, ठीक है, आईएसआरओ का क्वेश्चन है ये 2016 का। तो यहाँ पे ये हमें कंडक्टिविटी दे दी, ये एप्सिलॉन आर दे दिया हमें, और हमसे पूछा क्या है कि डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होगा, द फ्रीक्वेंसी एट विच कंडक्शन करंट इन द मीडियम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट करंट। तो कौन सी ऐसी फ्रीक्वेंसी होगी जहाँ पे कंडक्शन करंट हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट के इक्वल होगा। तो यहाँ पे समझने वाली बात है कि एक जो करंट है कंडक्शन करंट, इसमें कंडक्शन वाली वैल्यू ले रहे हैं कंडक्टिविटी की, वो ये है, और डिस्प्लेसमेंट वाली हमारी इस तरीके से जेसी बाई जे डी। तो ये दो अलग अलग फॉर्मूले हैं, कंडक्शन करंट का और डिस्प्लेसमेंट करंट का, इनको इक्वेट कर दिया हमने। जब इनको इक्वेट कर दिया तो यहाँ से सिग्मा हमको पता है, एप्सिलॉन हमको पता है, और जो जो वैल्यू पता है उनको यूज करते हुए हम निकालेंगे। सिग्मा इज ओमेगा इंटू एप्सिलॉन, और यहाँ पे जेसी और जेडी को हमने 1 मान लिया, तो इससे सिग्मा इक्वल टू ओमेगा इंटू एप्सिलॉन आ गया। अब इसमें हमने क्या किया है कि इसको 2 पाई एफ में ब्रेक किया है, इसको एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर में ब्रेक किया है, और इस 2 पाई एफ में से एफ को उधर ले गए और सिग्मा को उधर ले गए, तो ये कुछ ऐसा बन गया, एफ इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 पाई इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, ये चीज हुई है यहाँ पे। ओके, सो एफ इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 पाई इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, तो ये फाइनल फार्मूला हमारा बना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आईएसआरओ का क्वेश्चन था, तो ये फॉर्मूला लगाया, एफ इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। ये फ्रीक्वेंसी हमको बता देगा, सिग्मा हमको पता है, एप्सिलॉन आर हमको दे दिया, एप्सिलॉन नॉट एक मतलब कांस्टेंट स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, तो फ्रीक्वेंसी आ गई 45 मेगाहर्ट्ज। इस तरीके का क्वेश्चन पूछा था आईएसआरओ में 2016 में। अब बात करते हैं 52 की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडेड इन रबर टू मेक इट वल्कनाइज्ड। ठीक है, वल्कनाइज्ड करने के लिए हम रबर में किस चीज को ऐड करते हैं, तो सल्फर को ऐड करते हैं। नेक्स्ट आते हैं कि सेरामिक्स डू नॉट पजेसेस। तो पहला ऊपर तो हमने देखा रबर को वल्कनाइज बनाने के लिए सल्फर का यूज करते हैं, ठीक है, सल्फर का। और सेरामिक्स में क्या चीज नहीं होती, तो सेरामिक्स हाई मेल्टिंग पॉइंट के होते हैं, ब्रिटलनेस होती है, हार्डनेस होती है, बट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उसमें नहीं होती। तो यही यहाँ पे पूछा था कि क्या नहीं होता है, सेरामिक्स के अंदर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं होती, कनेक्टिविटी लिखा है, तो सेरामिक्स के अंदर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं होती। 54 में देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर से।